Hello students, let's wind up our chapter Indian economy, that is Indian planning and the changes in the different sectors from 1950 to 1991. एग्रीकल्चर सेक्टर हम कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हम कर चुके हैं, अब सर्विस सेक्टर दैट इज फॉरेन ट्रेड को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको पहले बताया, इफ़ यू आर फॉलोइंग टी.आर. जैन और इफ़ यू आर फॉलोइंग संदीप गर्ग, इसके चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। संदीप गर्ग में आई गेस इट इज़ 1 चैप्टर, टी.आर. जैन में इसके 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं या 4 अलग अलग चैप्टर हैं। हम एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं, दिस इज 1 चैप्टर। इन अकॉर्डिंग टू बुक एक चैप्टर अलग है इकोनॉमिक प्लानिंग और सेक्टर्स अलग चैप्टर है, वी कंसिडर इट 1। पेज 22 फॉरेन ट्रेड, सर्विस सेक्टर। मेजर फोकस था फॉरेन ट्रेड पर, क्योंकि जितनी भी सर्विस सेक्टर इंडिया की फ्लरिश की है वो 1991 के बाद ही फ्लरिश की है। एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन को टाइम लगा आने में, स्किल को टाइम लगा। अब इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत आगे जा चुके हैं, बट फ्रॉम 1950 टू 1991 हमारा मेन फोकस है फॉरेन ट्रेड को चेक करना, क्या चेंजेस है। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, पेज 22 PM। Foreign trade refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundaries of the country. In other words, it is the exchange of goods and services among different countries. During the first 7-year, 5-year plans, India's foreign trade was featured by inward-looking trade strategy. Inward-looking trade strategy मतलब अपने गरिबान में झांकना, एक्चुअली कि हम कर क्या रहे हैं ये देखना, फिर उसको उस पर वर्कआउट करना। हमने वर्क किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो इंडिया में प्रोडक्शन हो सकती है उसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करो कि आप उसको बाहर भी बेच पाओ। What you can produce in India, produce to the maximum potential so that the excess surplus production should be sent to other countries. Whereas जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो, और ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढो जो इंडिया में बनता हो। दिस इज व्हाट वी हैव वर्कड ऑन इट। इसको करने के लिए कोटा लगे, टैरिफ लगे, नए टैक्सेस लगे इंपोर्ट पर। एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस कम कर दिए, सब्सिडी दी। लेट्स स्टडी द चेंजेस वी हैव सीन इन दिस इयर्स इन फॉरेन ट्रेड। Up to 1991, Indian government followed an inward-looking strategy to protect and promote domestic industry. This strategy aimed at export promotion. It is a strategy to promote exports by making domestic industry competitive in the international market. It helps a country to earn foreign exchange. बाहर चीजें बेचेंगे तो बाहर से पैसा ज्यादा आएगा। Import substitution. It is a strategy to promote domestic production of those goods which a country has been importing to save foreign exchange. अगर हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट करो ताकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए। ठीक है, तेल तो लाना ही पड़ेगा बिकॉज इंडिया में इतनी प्रोडक्शन नहीं है, हमें तेल चाहिए। कुछ और प्रोडक्ट्स जिसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाता है, ढूंढिए। To discourage imports, tariffs and quotas were imposed. ताकि लोग इंपोर्ट ना करें, टैरिफ और कोटा लगाया गया। What are tariff? These are taxes on imported goods. They make imported goods more expensive and discourage their use. जो बाहर से सामान आ रहा है और वो नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है या कंफर्ट है, उस पर ज्यादा टैक्स लगा दो। एंड यू हैव डन लॉ ऑफ डिमांड, चीजें महंगी होंगी, लोग डिमांड कम कर देंगे। कोटास, they specify the maximum quantity of goods which can be imported. एक इंपोर्टर ये वाले गुड इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करवा सकता। मिस्टर ए, इंपोर्टर ऑफ कैमरास, कैन नॉट गेट मोर देन 1000 कैमरास इन अ मंथ फ्रॉम अदर कंट्रीज। दिस इज कोटा।
Following are the reasons for adopting this strategy. This strategy is based on the सोच that industries in developing countries are not in a position to compete against the goods produced in the developed country. इंडिया में जो चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है हम उससे compete नहीं कर सकते. We cannot give competition to the producers जो बाहर चीज़ें बना रहे हैं. This strategy was adopted because it was feared that valuable foreign exchange will be spent on imports of luxury goods if no restrictions are placed on imports. ये strategy adopt की गई क्योंकि ये डर था कि foreign exchange अगर बाहर जाता रहेगा अगर हम imports पे restriction नहीं लगाएंगे. Effects of policies on Indian economy. अब ये इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज लेक्चर नंबर 4. Three was the yesterday one. This is lecture number 4. The policies of industrial development and foreign trade had both positive and negative impacts on Indian economy. इस चीज से इंडिया पे क्या बेनिफिट मिला, इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा मिला? Positive impacts are the percentage contribution of industrial sector GDP increased from 11 to 24%, more than double. इंडिया की इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगी जिससे इंडिया की जीडीपी डबल हो गई इंडस्ट्रियल के व्यू पॉइंट से, उसका कंट्रीब्यूशन. The period this saw diversification of industrial growth. Due to inward-looking trade strategy, there was a noticeable growth of the sunrise industry, that is electronic industry. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बूम पर था इस टाइम पे. टेलीविजन इंडस्ट्री, फैन और लाइट्स, बल्ब्स. वाई? क्योंकि इंडिया में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाने लग गई और बाहर भी हम एक्सपोर्ट करने लग गए. नॉट टू यूरोप अमेरिका बट टू द कंट्रीज जो न्यूली डेवलपिंग स्टेज पे थी, अंडर डेवलप थी, हम उनको एक्सपोर्ट करने लग गए. प्रोटेक्शन टू एसएसआईज ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट. एसएसआई को प्रोटेक्ट कर दिया, टैक्स कम देना शुरू किया उनको कि उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा, जिससे लोग एसएसआई में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए. न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इट प्रमोटेड द ग्रोथ विद इक्विटी. सभी आगे बढ़ने लगे. बट इस स्ट्रैटेजी के काफी नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आए हैं. यस, protection of public sector industry led to the growth of inefficient monopolies. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ने ऐसी मोनोपोलीज बनाई जो पूरी तरह से फेल हो गई, लॉसेस में, जिसे हम सिक यूनिट्स कहते हैं. वो लॉसेस बेयर ही नहीं कर पाई. prolonged protection failed to prompt the domestic producers to upgrade or modernize their product. से कंपटीशन से किसका फायदा होता है? कंज्यूमर्स का. जब कंपटीशन होगा तो प्रोड्यूसर अच्छा काम करेगा. जब गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती रही, 1 साल ठीक है, 5 साल सही है, 10 साल सही है, 40 इयर्स तक वो लथार्जिक हो गए, जिस वजह से उन्होंने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं किया. The private sector enterprise would ultimately shut down if found to be economical unviable unit. इतना लॉस कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूरी कर पा रहे, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पूरी कर पाए. बाय द एंड उन्हें बंद ही होना पड़ा. और बाय द एंड 1990 इतनी सारी इंडस्ट्रीज सिक यूनिट्स थी एंड मेजर चंक ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सिक. व्हेन वी से सिक, काम नहीं कर पा रही थी, वो सैलरी नहीं पे हो पा रही थी पर्सन्स को. Industrial houses misused a license needed to start an industry as big industries started getting license not for starting a firm but to prevent competitors from starting a firm. See, जिसे जुगाड़ कह देते हैं. एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसको नजर आता है कि इस हैंकी से प्रॉफिट होगा और इसकी बहुत अच्छी मार्केट है एक विलेज ए या एक सिटी ए में. एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे पता है ये हैंकी बना के बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा उस सिटी के अंदर, सिटी ए. बट वहां पे एसएसआई अगर आ गई तो हम वहां पे नहीं काम कर सकते क्योंकि प्रोटेक्टेड है.
तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, लाइसेंस ले लेते थे, काम करते थे बड़े इंडस्ट्रीज में, फिर महंगा करके बेचते थे। और एसएसआई वहां पे आती नहीं थी क्योंकि वो compete नहीं कर पाती थी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सो दैट वाज द नेगेटिव यूज पीपल वाज डूइंग। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिसयूज देयर पावर टू ग्रांट अ लाइसेंस। करप्शन, लाइसेंस मिलेगा अगर आप हमें इतने पैसा देंगे या इतना प्रॉफिट परसेंटेज देंगे। Many rules and regulations specified in Act further aggravated the problems of entrepreneurs. The whole system was referred to as permit license Raj. There was a permit license, मिलेगा अगर पैसे हमें मिलेंगे, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस चीज से आगे गए हैं। बट दैट वाज द नेगेटिव पॉइंट, जो हम कहते हैं करप्शन है, यहां पर थी। प्लीज रीड आउट व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, उसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कैसे रोका गया, इंपोर्ट्स को कैसे रोका गया, टैरिफ्स, कोटास, इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स हुए जीडीपी पे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हुए जीडीपी पे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड नेगेटिव इंपैक्ट्स पे स्टार मार्क कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के नेगेटिव इंपैक्ट क्या थे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, सॉरी इंडियन इकोनॉमी पे, द नेगेटिव इंपैक्ट्स। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट में आपको दे रहा हूं। आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो फॉरेन ट्रेड का है आप रीड आउट करेंगे, जो मैंने अभी आपको करवाया पेज 22 फॉरेन ट्रेड से लेके लास्ट तक। और इसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, द सर्विस और टर्शरी सेक्टर। रीड आउट कीजिए। टिल देन मैं फाइंड आउट कर रहा हूं इसके कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको करवाने हैं। देन वी विल वाइंड अप आवर चैप्टर। और इसके काफी क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने करने हैं। वी हैव अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस जो आज अभी हम करने वाले हैं। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, स्पीड अप, गो थ्रू द फुल कॉन्सेप्ट। Speed up, 1 more minute.
Okay, let's proceed with the questions. किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड? पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 58, पेज 34, क्वेश्चन नंबर 58. Explain how import substitution can protect the domestic industry. हमने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में 2 पॉइंट्स किए हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन. बताइए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इससे बाहर फॉरेन एक्सचेंज नहीं जाएगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा. वो इंपोर्ट बिल हम वो गुड्स ले सकते हैं जो इंडस्ट्रीज को बढ़ाए, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. अगर हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे इंडियन गुड्स से, तो इंडिया में जो गुड्स बनेंगे उससे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी. और इसको अब 6 मार्क्स में कैसे अटेम्प्ट करना है? In the first 7 5-year plans, India followed an inward-looking trade strategy. This strategy aimed at replacing or substituting imports with domestic production. That is, instead of importing the goods made in a foreign country, industries would be encouraged to produce them in India itself. This concept is referred to as import substitution. Substitute the imported goods with the domestically produced goods, where it is possible, obviously. Thus, the government protected the domestic industries from foreign competition through this policy. 1. Tariffs. Tariff, a tax on imported goods to make imported goods more expensive and discourage their use. टैक्स लगा दिया गया जिससे चीज़ एक्सपेंसिव हो गई, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई, जिससे उसकी डिमांड कम हो गई. कोटा, स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड. इंपोर्टर्स को बोला गया कि आप इससे ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, और जब इस पर कोटा लग गया, इन दैट केस इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो गया. ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पढ़े थे. सी इंट्रोडक्शन हमने खुद बनाई, कंक्लूजन हम खुद बनाएंगे. मेन पॉइंट वही है, टैरिफ एंड कोटा. हाउ, कैसे रोका गया? टैक्स लगा के और कोटा लगा के. द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. The rationale for this policy is that industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced in the developed economies. अब इंडिया के गुड्स क्या चाइनीज गुड्स के compete कर सकते हैं? एक यहाँ पे मास्क का एग्जांपल देते हैं. मास्क रेडी हो रहा है 140 रुपीज का, फैक्ट्री में 140 का रेडी हो रहा है. 5 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है 145. होलसेलर 10 रुपीज का प्रॉफिट रखता है 155. 10 रुपीज का रिटेलर प्रॉफिट रखता है 165. और एक मास्क जो लुधियाना की फैक्ट्री में बनता है उसे दिल्ली में बेचा जाता है या गुड़गांव में बेचा जाता है 165 में. गॉट इट? और चाइना से एक माल आ रहा है मास्क बना हुआ 70 रुपीज का, और हमें एज सच शॉप पे मिल रहा है 70 रुपीज का, एवरीथिंग इंक्लूसिव. क्या इंडियन मास्क कंपीट कर पा रहे हैं चाइनीज मास्क से? नो. 1991 से पहले इसे रोक दिया गया था ताकि फॉरेन के गुड्स इंडिया में आए ही ना. अगर हमें कंपटीशन ही नहीं मिलेगा तो वही गुड्स मार्केट में बिकेंगे और वो इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी. बैक टू द पॉइंट. The rationale for this policy, objective क्यों लाई गई of this policy is that industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by developed economies. It is assumed that if the domestic industries are protected in the infant stage,
शुरुआत के टाइम पे। अगर इस इंडस्ट्रीज को शुरुआत के टाइम पे प्रोटेक्ट कर लिया जाए, दे विल गेन स्ट्रेंथ बाय बीइंग एबल टू प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल एंड थ्रू एक्सपीरियंस दे विल बी एबल टू कम्पीट ग्लोबली इन द कोर्स ऑफ टाइम। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ है। 1991 में जब इकॉनमी को खोल दिया गया, फॉरेन गुड्स कम्पीट करने के लिए इंडिया में एंटर कर गए, तो हमारी इंडस्ट्रीज रेडी थी, क्योंकि उन्हें 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका था कि काम कैसे करना है। और जो इंडस्ट्रीज रेडी नहीं थी वो पहले ही बंद हो चुकी थी, वो पहले ही सिक यूनिट्स थी, लॉसेस में चल रही थी। 1 मिनट, गो थ्रू द आंसर। आंसर को अच्छी तरह रीड आउट कीजिए। अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, स्पीड अप। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देर आर 3, एक कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। देर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने मेजर पढ़ा है एग्रीकल्चर, और भी बहुत कुछ आता है, फिशिंग, डेयरी। हमने मेजर एग्रीकल्चर पढ़ा है बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देन सेकेंडरी सेक्टर में वी हैव स्टडीड इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर हमने पीएसयूज और एसएसआई पढ़े। और टर्शरी सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं। हमने मेजर पढ़ा है फॉरेन ट्रेड। होती मेजर सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जीडीपी है 10 लाख बिलियन डॉलर्स, वट एवर, उसका कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर में है, कितना परसेंटेज इंडस्ट्री में, और कितना परसेंटेज फॉरेन ट्रेड में है। इसे कहते हैं सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, कि एक सेक्टर कितना परसेंट कंपोज कर रहा है जीडीपी में, या एक सेक्टर कितना परसेंटेज कंपोज कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में। पेज 32, क्वेश्चन 52, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 52। What is sectoral composition of an economy? Is it necessary that the service sector should contribute maximum to the GDP of an economy? Comment. Sectorial composition क्या होता है? Explain करेंगे। And क्यों सर्विस सेक्टर पे ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए? होनी चाहिए तो क्यों? इंडिया जैसी इकोनॉमी में मेरा ओपिनियन है कि ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। दिस इज माय ओपिनियन। बट सम इकोनॉमीज से इन दोनों में ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। लेट्स सी, the sectorial composition of an economy is the proportionate contribution of different sectors to the GDP of an economy during a year. एक साल में एक कंट्री ने जितना कमाया, कितना परसेंटेज इस सेक्टर ने, कितना परसेंटेज इस सेक्टर ने, और कितना परसेंटेज इस सेक्टर ने। It gives the share of agriculture sector, industrial sector and service sector in GDP.
It is necessary that at the later stages of development, the service sector should contribute the maximum to the total GDP. It is necessary in the later stages of development. इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जब पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगी तब. There exists a phenomenon called structural transformation, which implies that a country develops gradually. The country's dependence on agriculture sector will shift from the maximum to minimum, and at the same time the share of industry and service sector in the total GDP will increase. जब कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है तो मेजर इस पर परसेंटेज होती है. व्हाई? द कंट्री इज नॉट कमर्शियलाइजिंग द एग्रीकल्चर, दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ सफिशिएंसी. जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है इसका परसेंटेज कम होता रहता है और इसकी परसेंटेज बढ़ती रहती है, बिकॉज लोग एडुकेटेड हैं तो इस सेक्टर में मूव करेंगे, ज़्यादा स्किल हैं तो इस पे वर्क मूव करेंगे, और अगर इंडस्ट्री मॉडर्नाइज हो रही है तो वो इस पे मूव करेगी. और एग्रीकल्चर भी जब मॉडर्नाइज फॉर्म में आ जाता है, दे मूव इनटू दिस. इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया इज द डेवलपिंग वन, आवर शेयर इज गोइंग हियर टू दिस परसेंटेज. इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज, मैं यहाँ पे यूरोप की कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, डेनमार्क, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, यूएसए की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, कनाडा. The share of service sector is the maximum. Therefore, to ensure that a country is economically developed, the share of service sector should be maximum. I'll suggest the share of industry and service sector should be greater than the agriculture. इसका तो ज़्यादा होना चाहिए, but इन दोनों का individually इससे ज़्यादा होना चाहिए. That makes a country developed. Please read out the 52 answer. 1 minute. मूविंग ऑन, हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ जो थोड़े ऑफ द ट्रैक हैं बट कंसेप्ट से रिलेटेड है, पेपर में आ सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस हैं और आपको इनकरेजमेंट मिले कि सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करने हैं, नॉट ओनली जो मैं करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर, और जैसे मैंने बताया जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, डोंट अंडररेट दिस. क्वेश्चंस ही तो हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस ही कंसेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में. अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट. पहले मैं सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ फिर कहूँ क्वेश्चंस लर्न कर दो. आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग सो दैट क्वेश्चन से हम चीज़ें पे सोचें. ओके, पेज 30, क्वेश्चन 45. पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 45. Explain the progress made in international trade after independence. इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में हमने क्या प्रोग्रेस की है. हमारा जो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन, यूके से, वो कम हुआ है. फॉरेन ट्रेड की जो कुछ कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, ज़्यादा कंट्रीज से अब हम डील करने लगे. जो कुछ प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उसमें वैरायटी आ गई है और डायरेक्शन भी चेंज हो गई है. लेट्स go with the answer. Volume of trade, amount of trade exponentially rise की है.
India's foreign trade witnessed tremendous exponential increase during the planning period. प्लानिंग पीरियड में हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा है वॉल्यूम में. कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो जो अमाउंट आती थी वो तो बढ़ी है, बट वो कैसे बढ़ी है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हुई है. The following points bring out the changes in the composition of foreign trade. The share of agriculture sector has fallen. Share of conventional items of India's exports such as jute, tea, food grains and minerals has fallen. The percentage share of manufactured goods in the volume of trade increased due to growth in industrial sector. Agriculture goods कम परसेंटेज हुई है, पहले से हो रही है कम. एग्रीकल्चर तो बिल्कुल हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया. जो वेज गुड्स में चले जाते हैं, दैट इज कन्वेंशनल आइटम्स, टी, फूड ग्रेन्स, वो डिक्रीज हुई है. और हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज स्ट्रांग हुई है. डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड कंट्रीज, पहले कुछ कंट्रीज थी जिसमें हम डील करते थे, श्रीलंका, ईरान, चाइना, ब्रिटेन. अब बहुत कंट्रीज हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं. प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया साउथ, नॉर्थ, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान and Belgium. This is in sharp contrast to the scenario at the time of independence, to the when our international trade was confined largely to UK, USA and Commonwealth countries. They are majorly concerned with the United Kingdom, the Commonwealth countries. Kindly have a look on that, speed up, then we'll move to the last question. Page number 26, question number 30. Page 26, question number 30. Why do countries participate in foreign trade? Countries foreign trade में participate उन्हें क्यों करना चाहिए? ज़रूरी है foreign trade करें, import export करें? Take an example of भूटान, बर्मा, नेपाल. ना import करते ना export करते, अपनी production अपनी ज़्यादा, बहुत कम है उनका import export बिल. So, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? What are the reasons for that? According to classical economist, classical मतलब जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, countries participate in foreign trade because they cannot produce all the countries and service competitively. हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते तो हमें फॉरेन ट्रेड करना ही पड़ेगा. A country's resource are suitable only for the production of certain specific goods and services. अब इंडिया के अंदर टी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, चलो सारे टी बनाते हैं. अगर इंडिया में टी की इतनी डिमांड है ही नहीं तो क्या करोगे टी बना के? तो चलिए हम आलमंड्स की प्रोडक्शन करते हैं, काजू बादाम कर ही नहीं सकते, हमारे पास नेचुरल क्लाइमेट ही नहीं है उसका बनाने के लिए. सो व्हाट इफ अगर हम टी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें और अफ्रीका में भेज दें और वहाँ से आलमंड्स खरीदें, सो वी पार्टिसिपेट इन फॉरेन ट्रेड. Therefore, the country should produce only those goods for which its resources are suitable. जिसे हम कहेंगे, अंडरलाइन करके लिखें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडरलाइन करके लिखें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, thus giving it the cost advantage. तो इंडिया में टी सस्ती बनेगी, अफ्रीका में आलमंड सस्ते बनेंगे, एंड इम्पोर्ट विल अदर गुड्स फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज. जिससे हम बाहर से चीज़ सस्ती मंगवाएंगे, अगर इंडिया में बनाएंगे तो महंगी बनेगी, और फिर वो फॉरेन करेंसी हम वो चीज़ों के बनाए जो इंडिया में बनती ही नहीं. ठीक है, एग्जाम है ही नहीं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा. इन केस ऑफ इंडिया, हैव अ लुक टू द आंसर. अब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप ये नहीं सोचेंगे कहाँ लर्न किया था. लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं. यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स. जब मैं बोल रहा हूँ वर्क ऑन लिसनिंग स्किल्स, जब मैं पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूँ वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स,
और जब पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं, वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स। और इकोनॉमिक्स के टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, तब आपको राइटिंग स्किल्स आएंगी कि लिखते कैसे हैं, वो आएगा जब हम टेस्ट लेंगे सभी चैप्टर के। ओके, आई एम गिविंग यू 4 क्वेश्चंस जो आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे। पेज 29 क्वेश्चन 44। मैं साथ साथ क्वेश्चन आपको समझा भी रहा हूं। पेज 29 क्वेश्चन 44। SSIs play an important role in the economy for our country. Discuss. SSIs कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यस, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और नेशनल इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है। पेज 29 क्वेश्चन 43। Enumerate the problems faced by Indian industries in post-independence time. इंडियन इंडस्ट्रीज को कैसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इंडिपेंडेंस के बाद। कैपिटल नहीं थी, स्किल नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंडस्ट्री खोली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। 42 briefly discuss the problems of PSUs in India. PSU को क्या प्रॉब्लम्स आई? हैवी लॉसेस, सिक यूनिट्स, मैनेजमेंट इश्यूज, सी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जितना काम कर सकते थे उससे कम करते थे, ओवर स्टाफिंग, गवर्नमेंट है एक जगह में 100 बंदे चाहिए, 200 लगे हुए हैं और सबको सैलरी मिल रही है, अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, बहुत सस्ता करके बेचते थे, ज़रूरी भी था उस टाइम पे, इकॉनमी ऐसी थी, हैवी लॉसेस, सिक यूनिट्स, हैवी लॉसेस मतलब इतने ज़्यादा लॉसेस, सिक यूनिट्स मतलब लॉसेस इतने हो गए अनबेरेबल, बिजनेस बंद करना पड़ना था, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट ही नहीं थी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, डिसीजन आने में टाइम लगता था, जैसे मार्केट बड़ी फास्ट चलती है, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, ऑनलाइन स्टडीज, मार्केट बहुत जल्दी रिवर्ट की, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। व्हाई? दे नीड टाइम टू थिंक, सैटरडे संडे ऑफ, उसके बाद रिपोर्ट जाएगी, साइन करके आएंगे, फिर जाके वो रिपोर्ट करेंगे, डिलेज, वेस्टेज ऑफ टाइम। पेज 28 क्वेश्चन 41। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? जब एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्री में मूव करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनहेंसिंग फर्दर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी इंक्रीज करेगी एंड सो ऑन। ये 4 क्वेश्चन आप अपने लेवल पे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर एनसीईआरटी में से नहीं आना, एनसीईआरटी के कंसेप्ट में से क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे। डन। अब मैं अभी तक जो किया और जो अगला चैप्टर है उससे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से ये पूरी यूनिट 12 मार्क्स की है। आई वॉन्ट यू टू ओपन पेज नंबर 1। I want you to open page number 1. अब देख सकते हैं यूनिट नंबर 6, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। यूनिट नंबर 6,
12 मार्क्स की है, ये 12 नंबर की यूनिट है, ये सीबीएसई ने हमें दिया है, इसमें हम जितने मर्जी चैप्टर कर लें। अच्छा, यूनिट 6 क्यों शुरू हो रही है? जो पहली 5 यूनिट्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। दिस इज यूनिट 6। वो जो पहली 5 यूनिट्स हैं दिस इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें से एक यूनिट हम कर चुके हैं मनी एंड बैंकिंग, 6 मार्क्स। ये हम सेकेंड यूनिट मतलब 6th यूनिट हम कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट द इंडियन इकोनॉमी। चलिए देखिए, मैं इंडिया की इकोनॉमी को टाइम लाइन में लेके आ रहा हूँ। 1947 ऑन द eve of independence, (1950) प्लानिंग कमीशन बनाई गई। 1990 इकोनॉमी क्राइसिस हुआ। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी। इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और सर्विस सेक्टर पे हम नहीं थे। फॉरेन ट्रेड मेजर यूके से था। जब हमें ये हमने 2 लेक्चर में किया, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो इस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था और हम प्लान कर रहे थे हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी। 15 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया। हमने फोकस किया कि एग्रीकल्चर को ठीक किया जाए लैंड रिफॉर्म से, इंडस्ट्रीज को पीएसयूज के अंडर रखा गया और फॉरेन ट्रेड में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी पे फोकस किया गया। सो एग्रीकल्चर में हमने लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, इंडस्ट्री में पीएसयूज पे फोकस किया, फॉरेन ट्रेड हमने फोकस किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। इन सालों में, ये सभी सालों में एग्रीकल्चर बहुत इंप्रूव की है, सेक्टोरल कंपोजिशन बेटर हुआ है, पीएसयूज सिक लॉसेस में गए हैं, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बेटर हुई हैं और फॉरेन ट्रेड बेटर पोजीशन पे पहुंचा है। बट हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। इकॉनमी तो बढ़ गई क्योंकि 1921 में जब ग्रेट डिवाइड आया तो यहां पे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज की। स्टिल बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बट इंडिया के पास अपने इंपोर्ट बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे। पीएसयूज की वजह से इंडिया क्राइसिस में चला गया। 1990 में इंडिया इतना क्राइसिस में चला गया कि हमारे पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए। हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। 1991 में
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम की गई। ये पॉलिसी हम फ्रेम करना नहीं चाहते थे, ये पॉलिसी फ्रेम कराई गई वर्ल्ड बैंक IMF की तरफ से, और इस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब से लेके हमारी इकॉनमी एक ओपन इकॉनमी की तरह वर्क कर रही है। बीच में और भी बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, GST, इनडायरेक्ट टैक्स खत्म किया गया। और आज हम यहां स्टैंड करते हैं, हमारे करंट चैलेंजेस क्या है, आज हमारी इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सारा फ्रॉम दिस टू दिस 12 मार्क्स का है CBSE में। हाउ इंडिया वॉज, व्हाट दे प्लान, हाउ दे चेंज्ड, एंड व्हाट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डीमोनेटाइजेशन, GST। ये 12 मार्क्स के, और ये जो करंट चैलेंजेस हैं ये 22 मार्क्स के हैं। आई वॉन्ट यू टू सी पेज नंबर 1, Unit 6 is development experience and economic reform since 1991, 12 marks, and then current challenges facing Indian economy, 22 marks। मैं ये यूनिट को खत्म करवाने वाला हूँ, बट पहले हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करेंगे कल से। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द न्यू चैप्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991। Thank you very much. Bye-bye.